दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड देख रहे हैं आप। आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं साधारण ब्याज के एक आसान से सवाल से। आसान सा सवाल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ज़रूर, आपको सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर आसानी से बन जाएगा सवाल। देखिए कहता यह है कि 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब आपको रेट दिया है, 6 साल में वो बन जाता है, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है आपको 2600। आपको न तो प्रिंसिपल दिया है ना एसआई दिया है, दोनों चीज़ें नहीं दिया है। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको मैं 100 के बेसिस पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े आराम से बनेगा क्वेश्चन। मान लो 100 रुपये मूलधन है, तो एक साल में 5% का वार्षिक दर है, मतलब 5 रुपये बढ़ेगा तो 105 रुपये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 5 रुपये बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 5 रुपये बढ़ेगा, तो 6 साल में ये 6 गुणित 5 बढ़ जाएगा, तो 6 साल में ये हो जाएगा 130 रुपये। बात समझ में आ गई? 6 साल में जा कर के ये 130 रुपये हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं कि 130 रुपये हो जाता है 6 साल में, तब उसका मूलधन 100 रुपये था, तो 13 का मूलधन 10 रुपये रहा होगा, तो 2600 का कितना रहा होगा ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। 13 दूनी 26, तो 2000 रुपये इसका मूलधन रहा होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने एक 100 वाली ट्रिक से आपको क्वेश्चन को बताया। आप चाहें तो फार्मूला मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लंबा पड़ेगा निश्चित रूप से, टाइम भी लेगा और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आपके दिमाग में आ सकता है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। हाँ, वो इस कंसेप्ट को आसानी से पकड़ सकते हैं कि 100 रुपये में 5 रुपये बढ़ा तो 105 रुपये हो गया। ऐसे ही 6 साल तक बढ़ रहा है तो 130 बन जाएगा। वो 130 बनता है तो 100 था, 0 मैंने काट के छोटा कर दिया, तो 13 रुपये 10 रुपये रहा होगा, तो 2600 रुपये 2000 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पर है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एचसीएफ आपका दिया 35 और एलसीएम दिया है 525। इसका क्रम इधर उधर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एचसीएफ मैंने पहले लिख दिया, एलसीएम बाद में लिखा, क्योंकि उसी ऑर्डर में इसमें दिया हुआ है। एक नंबर 175 है, दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है। यहीं से आप कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल करते हैं अगर, तो 5 7 35 ये हो जाएगा, 5 3 15, 2 5 5 25, फिर 7 एकम 7, 7 5 35, फिर 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 5 25, तो N2 की वैल्यू आ रही है 105। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन लगभग आपको हर वीडियो में 1-2 देखने मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया एक। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल ए, बी और सी है। ये यूनिट है मीटर स्क्वायर, इस पर मत जाइए आप। इसका आयतन आपको बताना है ए बी सी, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 रूट ए बी सी या फिर रूट ए बी सी। देखिए 3 संलग्न फलक कहने का मतलब एक जो फलक होगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको फिगर से पहले एक्सप्लेन कर दूं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा मैं ठीक से फिगर बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 3D शेप आएगा, ये कुछ इस तरह का है, या इसको ऐसे कर दें हम तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये तो इसमें देखिए, एक तो ये फलक होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो ये 3 फलकें आपको मिलेंगी। ये तीनों फलकों को मिला करके आपको 6 फलक बनते हैं, उसके अपोजिट उतने ही होते हैं। तो एक फलक मान लो मैंने L और B का लिया, तो L इंटू बी हुआ इसका एरिया, जिसको मैंने A मान लिया। फिर दूसरा मैंने B और H का लिया तो उसको मैंने B मान लिया। फिर H और L का लिया, उसको मैंने C मान लिया। अब इनका एरिया है ये, L इंटू बी A है, B इंटू H B है और H इंटू L आपका C है।
आयतन का वैल्यू होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं तो मुझे मिलेगा L इंटू बी इंटू एच इंटू बी इंटू एल इंटू ए, L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। ये आयतन इनका डबल होगा, स्क्वायर होगा, हो जाएगा एक तरह से तीनों का गुणा करने से। तो ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी ए बी सी। अगर मैं एल बी एच निकालना चाहूँ तो ए बी सी आ जाएगा। v की वैल्यू आ रही है एल बी एच, जिसकी वैल्यू आ रही है रूट ए बी सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल डिविजिबिलिटी रूल का है, नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यदि संख्या 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 ए 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 5, 6, 8 और 9। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 का विभाज्यता नियम याद होना चाहिए। 6 का विभाज्यता नियम क्या है? 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि वो 2 से और 3 से, दोनों से संख्या अगर जाती है तभी वो 6 से जाएगी। ये 6 का विभाज्यता नियम है। अब 2 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। मतलब इवन नंबर अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हैं तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। तो उस लिहाज से पहले हमको 2 का अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे a की जगह 5 और 9 के आने के चांस खत्म हो गए। आपके 2 आंसर एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास 6 और 8 बचते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 और 8 में से 8 बड़ा है तो ए का ऑप्शन 8 ही पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो फिर उसकी जगह 8 रख दें और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें कि उससे जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा तो फिर 6 को लेना पड़ेगा हमको। डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 6 धन 2 धन 5 धन 3 धन 2 धन 9 धन 1 धन 5 और हमने लिया है 8। देखिए कैसे जोड़ लीजिए आप इनको। 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 9 27 और 1 28, 28 और 5 33, 33 और 8, 8 3 11, ये आ गया 41। तो जब 41 आ गया तो ये तो फिर 3 से डिविजिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं इसको 6 करूं तो 6 और 3 हो जाएगा 9, जो कि 3 से डिविजिबिलिटी बनाता है। तो आपका आंसर 8 गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। 6 आपका सही आंसर है। देखने से लग रहा है कि 8 बड़ा होगा इसलिए 8 को लेना है, लेकिन ये 8 रखने से 3 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि उसको 2 से भी जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर होना चाहिए। 6 और 8 दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम 8 रखते हैं तो डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से उसमें भाग नहीं जाता। तो हमको फिर 8 की जगह 6 रखना पड़ेगा। 6 से वो काम हो जा रहा है। एक बार और मैं टोटल को चेक कर लूँ। 6 2 8, 8 5 13, 3 16, 18, 2 20 और 7 27, 1 28, 28 और 2 30 और 3 33, 33 और 6 39। करेक्ट 39 ही आएगा यहाँ पर, यानी कि 6 लेना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जतिन और प्रिया के पास 41 रुपये हैं। जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। तो प्रिया के पास कितने पैसे ये आपको बताना है। एक्स और वाई मान लिया मैंने। जतिन को मैंने दिया x रुपये, प्रिया को मैंने दिया y रुपये। तो दोनों मिला करके 41 रुपये रखते हैं अपने पास। अब ये कहता है कि जतिन के पैसों का मतलब x का 1/4, प्रिया के पैसों मतलब y/7 से 2 रुपये कम है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसा करें, x/4 की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं
तो ये 4 यहाँ जाके गुणा करेगा तो 4y/7 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, उसको ले जाके मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको नंबर 2 बोल दूँ, उसको नंबर 1 बोल दूँ, यहाँ से इसको रख दूँ तो ये हो जाएगा 4y/7 ऋण 8 धन y बराबर 41। अब ये 8 को उधर भेज दें तो 4y/7 धन y/1 बराबर 49 हो जाएगा ये। अब कोई दिक्कत है क्या? यहाँ 7 आया, ये 4y और 7y 49/7 11y बराबर 49 इंटू 7, तो y की वैल्यू आएगी 49 इंटू 7/11, 11 चौक 44, 9 7 63 का 3 हासिल आई 6, 9 चौक 36 और 6 42, उसको 11 से भाग देना है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक करते हैं फिर से क्वेश्चन को। ब्लंडर कर डाला हमने। यहाँ पे दिया है 1/7 से 2 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए था इसको। तो जब ये +2 होता तो फिर ये +8 होता, ये +8 होता अगर, तो यहाँ +8 होता, ये +8 उधर जाता तो ये 49 कितना हो जाता, 41 में से 8 कम करते हैं हम तो ये 33 हो जाता ना, ये 33 हो जाता। अब ये 33 होता तो नीचे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मैं इनको इरेज कर दूं ताकि चीज़ें आपको भी समझ में आ सके। एक गलती से देखिए किस तरह से आपका बना बुनाया क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा है। तो ये 33 है और ये 7 और 4 11 हो गया आपका। 11y बराबर 33 गुणित 7, 11 से आपने काटा 3 बार, y की वैल्यू आई 21। मतलब प्रिया के पास 21 रुपये हैं। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, सी पे आप टिक लगा दें। एक बार वेरीफाई कर लें क्या इसको आंसर को। y की वैल्यू 21 है, मतलब प्रिया के पास 21 रुपये हैं। तो जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। अगर प्रिया के पास 21 है तो सीधा मतलब हुआ कि जतिन के पास 20 रुपये होगा, प्रिया के पास 21 रुपये होगा। ये हो गया हमारा टोटल 41 का बंटवारा। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जतिन के पैसों का 1/4 मतलब 5 रुपये, प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 ज़्यादा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, वेरीफाई हो रहा है। कुछ उलझाते हुए सवालों के बाद अब हम पहुंच गए एक आसान सवाल में। परिधि दिया है, क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का। वृत्त की परिधि का आपको पता ही होगा, सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। ये अगर 44 है तो 2 की जगह 2 रख दूँ, पाई की जगह 22/7 रख दूँ, r को r रखूँ। 2 और 22 को एक साथ 44 से काट देने पे r की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया πr² होता है। पाई 22/7 हुआ, r के लिए 2 बार 7 लगेगा, एक कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14, 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचने को नहीं है। ये सवाल है एक तरह से लीनियर इक्वेशन का सवाल कह सकते हैं इसको। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। इसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। क्लास 8 में, 9th में, 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग अभी इसको पढ़ते हैं पूरे प्रॉपर प्रोसेस के साथ। मगर आप जब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस मेथड को बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा और ना ही उस बुक को देखिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से अगर आप सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन सेकंड्स में बन जाएंगे। अंकों का योग 7 है, पहले आप ऑप्शंस देख लें। सबके अंकों का योग 7 है, 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 और 3 7। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो क्रम उलट जाता है। 27 इसमें जोड़ूंगा तो ये बढ़ेगा। 2 और 5 में अगर मैं 27 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52। अंक पलट गए, पहले ही नंबर पे आपका आंसर मिल गया।
फिर भी आप इस पे चेक करेंगे तो जब 27 जोड़ेंगे इसमें तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे और बड़ा होगा, अंक पलटने का तो सवाल ही नहीं उठता, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 27 जोड़ते हैं तो 7 और 4 11 होगा, 3 और 2 5 1 6 होगा, 61 बनता है जो अंक पलटने से नहीं बन रहा है, ये भी ख़त्म हो गया। इसमें 27 जोड़ते हैं, 7 और 3 10 होगा, 4 और 2 6 1 7 होगा, 70 बन रहा है, यहाँ भी कोई चांस नहीं है। आसानी से आपके प्रश्न का उत्तर आ जाता है, कोई कैलकुलेशन मत करिए, 10A B ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए बेसिक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर इसको एक बार समझ लें। इस क्वेश्चन को देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, पहले एक बार पढ़ ले। एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती तो उसका क्षेत्रफल होगा। मैं बहुत बेसिक से इसको कराऊंगा आपको एकदम जीरो से, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत पैदा करता है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई गई। मान लो पहले इस वृत्त की त्रिज्या r थी तो ये 2 पाई r1 इसका परिधि हुआ जो कि 4 पाई है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि r1 की वैल्यू कितनी थी पहले, ये मैंने कैंसिल कर दिया सब कुछ को तो 2 आ गया, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या पहले 2 रही होगी। अब उसको इसने कर दिया 8 पाई, तो 2 पाई r2 की वैल्यू हो गई 8 पाई। अब r2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 8 पाई बटा 2 पाई करूँगा तो ये 4 हो गया। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 2 थी, बाद में उसकी त्रिज्या 4 हो गई। वृत्त की त्रिज्या जब 2 थी तो उसका एरिया कितना बना रहा होगा, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पाई। जब 4 पाई हो गया तब उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई। तो पहले उसका एरिया 4 पाई था, अब आके वो 16 पाई हो गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया ना, 4 गुना बढ़ गया। तो आपका उत्तर आ रहा है सी, ऑप्शन सी को आपको टिक करना होगा। इस सवाल में एक बार ध्यान से पढ़ें। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से और 1/4 भाग कार से और शेष 3 किलोमीटर पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है। टोटल उसने कितना चला ये हमको फाइंड करना है। 118 108 180 80। देखो कैसे कैसे चला उसको समझते हैं। पहले वो ट्रेन से चल रहा है 2/5 भाग, फिर बस से चल रहा है वो 1/4 भाग, और फिर कार से चल रहा है वो 1/4 कार से, 1/3 बस से, सॉरी 1/3 उसने बस से चला है और 1/4 कार से चला है। बाकी जो बच गया वो 3 किलोमीटर था, वो पैदल चला। तो ये जो 3 पार्ट में अलग अलग उसने ट्रैवलिंग की है, पहले उसको देखते हैं। तो 2/5, 1/3 और 1/4, ये तीनों का लघुत्तम आएगा 60। 4 × 12, 12 × 5 60। अब इसको सबको 60 से अगर मैं गुणा कर दूं ये तीनों डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा 120, नहीं ये 12 कटा ना, तो 12 दूनी 24 और ये हो गया 20 और ये हो गया 15, तो 5 4 9, 2 2 4 1 5। इसने 59 पार्ट्स जो हैं आउट ऑफ 60 ट्रेवल किया है अलग अलग रिसोर्स से। 60 में से 59 भाग उसने अलग अलग रिसोर्स से तय किए, मतलब इसमें ट्रेन भी शामिल है, बस भी शामिल है और आपका कार भी शामिल है। तो बचा कितना डिस्टेंस, 59/60, मतलब 60 में से उसने 59 दूरी तय कर ली है, तो बचा 1 आउट ऑफ 60 बचा है। तो 1 आउट ऑफ 60 का वैल्यू उसने 3 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 60, मतलब हुआ 180 किलोमीटर की दूरी वो टोटल कवर कर रहा है। ये बात इसमें क्लियर हो गई है। स्क्वायर रूट के एक आसान से सवाल के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे अभी जब तक के हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस के सेट जो हैं वो पूरे ना हो जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के हैं। कोई मैं आपको ये नहीं कहता कि ये हॉस्टल वार्डन में ही आया है
या टीचर्स रिक्रूटमेंट में आया है, या लेबर इंस्पेक्टर में आया है। ये हर उस तरह के एग्ज़ाम से कलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं जो देश भर में होते रहते हैं, जिनमें मैथ्स का सिलेबस आलमोस्ट वही रहता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे सी-टेट हो, चाहे स्टेट टेट्स हो, चाहे डिफरेंट वनडे एग्ज़ाम्स हो। सीजी व्यापम या सीजीपीएससी का जो एक दिन का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ्स का सिलेबस आलमोस्ट रखा जाता है, ये उन्हीं में से बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया भी था कि मैथ्स और जीएस, एक तो होता है मैथ्स, एक होता है जीएस, इनमें एक वर्ड है सिलेबस। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आप इनमें डिफाइन नहीं कर सकते कि सिलेबस में जैसे सर्कल लिख दिया उसने, एक सिलेबस में एक पॉइंट लिख दिया सर्कल। अब सर्कल अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतने तरह के क्वेश्चन है सर्कल रिलेटेड कि आप अलग से छांट नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन सर्कल का है कि स्क्वायर रूट का है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये देखने से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन लग रहा है, मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन का भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं इसे सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आप ऐसे किसी भी सिलेबस को देखकर ये डिसाइड मत करिए कि हमने तो ट्रायंगल पढ़ना है तो ट्रायंगल की 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, या सर्कल पढ़ना है तो सर्कल के फार्मूले पढ़ लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटेजी क्वेश्चन से बनाइए आप, सिलेबस से नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर हैं, पहले सबसे अंदर में है 144। 144 का अगर स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो वो 12 होता है। आप चाहें तो निकाल लें, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं निकाल रहा हूँ। अब इस 36 का ऑलमोस्ट सभी को याद रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 6 ले लेता हूँ, अदरवाइज़ आप इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर में। तो 1 बार 2 और 1 बार 6, इस तरह से 12 आपका इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो अब आपका नंबर क्या बन गया, 248 प्लस 52 अंडर रूट, और ये अंडर रूट अब सॉल्व हो गया, इसकी जगह आ गया 12। अब 12 और 52 को ऐड कर दो आप, 12 और 52 को ऐड किया तो ये 2 और 2 4, 5 और 1 6, ये स्क्वायर रूट 64 हो गया। अब स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू 8 होती है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे 8 रख दो आप। अब इनको जोड़ दो, 8 8 16, 5 और 2, तो 256 आ गया। 256 किसका स्क्वायर है आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ निकाल के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर अभी 64 का हमने किया हुआ है तो ये 8 से डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ, हालांकि इसको मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 2 बचा, 2 और 8 का गुणा किया, आ गया 16। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा 16। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों ये थे आज के सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।